यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया, ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है। तो चलिए, कितने लोगों को लगता है ये टेबल में जो रेट दे रखी है वो गलत है? हाँ, क्या सर इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है? ओ, एग्जाम्पल 1 में 1 करोड़ में 15% लगेगा ना? नहीं, 112 में 10% ही लगता है, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। एग्जाम्पल नंबर जो 1 है, टेंथ इनकरेक्ट है। ओ, लेट चेक। तो पहली चीज तो ये है ना, आप लोग एक चीज ध्यान रखना, मैंने एग्जाम्पल देते टाइम पहले स्पेशल इनकम इधर लिखा था, फिर अदर इनकम लिखा था, फिर टोटल इनकम लिखा था। तो यहां पे थोड़ा ऐसा ये उल्टा दिया है, यहां पहले अदर इनकम दिया है, फिर स्पेशल इनकम दिया है, फिर टोटल इनकम दिया है। ठीक है, थोड़ा पढ़ना भी रहता है, ऐसा नहीं कि एज इट इज मतलब मुंह उठा लिया और अभी जो पढ़ाया था वैसा का वैसा, ऐसा नहीं होता। हाँ बाबू, पढ़ना रहता है। इनकम टैक्स है, फाइनल है, इसके बाद सीए बनते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की ऑडिट करते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं ना, मोदी जी बोलते हैं तुम्हारा साइन है वो पीएम से भी ज्यादा बड़ा है, अच्छा है। हाँ, तो चलिए, इसमें ये टोटल इनकम है, मतलब अदर इनकम, कुल मिला के टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम इज अदर इनकम। ये स्पेशल इनकम है और ये टोटल इनकम है। इसमें टेंथ में डाउट है कैसे? अदर इनकम है वो 6 करोड़ है, स्पेशल इनकम है वो 1 करोड़ है, टोटल हो गया 7 करोड़। तो एक बात बताओ, स्पेशल इनकम जो है उस पर 15% और टोटल इनकम क्या अपने आप में 2 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है? अदर इनकम, आंसर इज यस। 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर 37%। सही तो है, सही तो है बाबू। सही है, सही, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब एक बात समझना, टैक्स रेट क्या होती है? स्पेशल टैक्स रेट मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई है, बट मैं आपको जो बोल रहा हूं वो आप ध्यान रखना। देखो, एलटीसीजी जो 112 वाला रहता है ना, 112 वाला आपने इंटर में पढ़ा हुआ है, उस पर 20% टैक्स लगता है। एलटीसीजी जो 112 वाला है, ये शेयर मार्केट वाला है, इस पे 10% टैक्स लगता है, बट इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, 1 लाख के ऊपर वाले पे करके, ठीक है, 1 लाख के ऊपर वाले पे 10% टैक्स लगता है। और एसटीसीजी जो 111A वाला है, उस पे आपका 15% की रेट से टैक्स लगता है। तो देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल 1 की बात करूं तो अपन एग्जाम्पल 1 पे चलेंगे। देखिए, मिस्टर जय इज अ रेजिडेंट, एज 32 ईयर्स है, हिज इनकम डिटेल आपको ये दे रखी है। एसएससी ने 115 बीएससी नहीं लिया है, एसएससी नॉट ऑप्टेड 115 बीएससी, 115 बीएससी उसने नहीं लिया है, मींस नॉर्मल वाले के साथ जा रहा है वो। कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A वाला जो है वो 1 करोड़ है। अदर कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म वाला है वो 60 लाख है। एसटीसीजी 111 वाला 2 करोड़ है, और ये तुम्हारा 1 करोड़ है। तो टोटल मिला के तुम्हारा हो गया 4 करोड़ 60 लाख। अब एक बात समझना, 4 करोड़ 60 लाख इज योर टोटल इनकम। इसमें आप टैक्स निकाल दीजिए पहले। तो आपने एलटीसीजी 112 में इन एक्सेस ऑफ 1 लाख मींस 99 लाख पे 10% की रेट से टैक्स निकाला, 9,90,000 आ गया। उसके बाद में एलटीसीजी 112 में 20% की रेट से 60 लाख पे 12 लाख आ गया, और यहां पे 2 करोड़ पे 15% आ गया, और 1 करोड़ पे आपने स्लैब रेट से टैक्स निकाला। स्लैब रेट कौन सा वाला यूज किया आपने? बेसिक एग्जामेशन 2,50,000 वाला। रेजिडेंट बंदा है, सीनियर सिटीजन वगैरह नहीं है, 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं। 250 से 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। तो ये आप 1 करोड़ पे स्लैब रेट से निकालोगे। 1 करोड़ पे आपने स्लैब रेट से टैक्स निकाला, 1 करोड़ पे आपने 10% से स्लैब, सॉरी, वो उस स्लैब रेट से टैक्स निकाला। 250 तक कोई टैक्स नहीं, 250 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। तो ये तुम्हारा टैक्स आ गया। अब एक बात बताइए, आपकी टोटल इनकम है वो 4 करोड़ 60 लाख है, लेकिन ये जो स्पेशल इनकम पे जो टैक्स आया, इस पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना रहेगा? 15%। इस पे मैक्सिमम सरचार्ज 15%। अब एक बात बताइए, आपकी अदर इनकम जो है
वो क्या अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा है? आंसर इज नो। तो इस पे भी सरचार्ज कितना रहेगा? 15%। तो इस पे भी, इस टैक्स पे भी सरचार्ज 15%। तो ये जितना भी टैक्स आया इस पे सरचार्ज आप 15% की रेट ले लीजिए। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा नेट टैक्स पेबल करके, नेट टैक्स पेबल आ जाएगा। चलिए इस वाले एग्जांपल में मेरे को नहीं लगता आपको कोई डाउट आया होगा। किसी का डाउट अभी यहां पे 5वें में भी आ रहा है। ए बाबू इधर देखना, इधर इधर इधर, एक खजूर, इधर देख, हाँ इधर देख। बाबू का मतलब छोटे बच्चों को बोलते हैं करके, ठीक है? वो तुम्हारा वाला बाबू नहीं कि सोना थाना थाया है, नहीं वो वाला नहीं। हाँ कि बाबू आज तुमने थाना थाया है, नहीं वो वाला नहीं। बाबू मतलब छोटे बच्चों को बोलते हैं, वो वाला। चलिए 10th और 5th एक बार वापस आप एक्सप्लेन कर लो। तो देखो इधर देखो, पहली चीज अदर इनकम तेरा 60 लाख है, ये इनकम स्पेशल इनकम 7 करोड़ है, टोटल 7 करोड़ 60 हुआ। अब एक बात बताओ, स्पेशल इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज 15%। अब एक बात बताओ, कितना भी हो स्पेशल इनकम मैक्सिमम सरचार्ज 15%। अदर इनकम पे कितना? तो आप एक बात बताओ, अदर इनकम क्या 2 करोड़ को क्रॉस कर रहा है? नहीं, अदर इनकम 2 करोड़ को क्रॉस नहीं कर रहा, तो 15%। अब आपका डाउट यहां पे ये है कि सर ये अदर इनकम पे 15 की जगह 10 आना चाहिए ना। अरे 10 क्यों आएगा? 1 करोड़ से ज्यादा तो टोटल इनकम तुम्हारा है ही है ना यार। टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम वो 1 करोड़ से ज्यादा है ना। तो 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% तो आएगा ही आएगा। आपको ये देखना है 2537 आएगा या नहीं, 2537 आएगा या नहीं, वो आपको देखना है। यहां पे आपका 15% तो आएगा ही आएगा करके, ठीक है? हाँ चलिए 10th वाले में क्या दिक्कत है? आपकी अदर इनकम 6 करोड़ है, स्पेशल इनकम है वो 1 करोड़ है, तो भैया टोटल हुआ 7 करोड़। अब एक बात बताओ, आपकी स्पेशल इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज 15%, अदर इनकम क्या अपने आप में मोर देन 5 करोड़ है? आंसर इज यस। तो अदर इनकम पे आपका 37% सरचार्ज। चलिए अब आपका ये एग्जांपल नंबर 2 थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, अगले पेज पे जो ये 2 एग्जांपल दे रखे हैं वो अपन देखते हैं और अपन इसको करने का ट्राई करते हैं। 3 एग्जांपल दे रखे हैं, आप लोग भी ट्राई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बंदा है जिसका नाम है SK, नेचर ऑफ इनकम आप दे रखा है 115 BSc, वो नहीं ले रहा है करके, ठीक है? तो चलिए कैपिटल गेन 112 वाला कितना है? 1,20,000 है। कैपिटल गेन 112 वाला कितना है? 1,70,000 है। कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 वाला कितना है? 4,10,000 है। डिविडेंड का इनकम कुछ भी नहीं है और अदर इनकम आपका 97 लाख है। टोटल हो गया 1 करोड़ 4 लाख। तो आप एक बात बताओ ना, इसमें तो सिंपल सी चीज है ना कि लाइक आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 2 करोड़ है करके, ठीक है? 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 2 करोड़ है, तो आप यहां पे क्या करोगे? 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 2 करोड़ है, तो आप यहां पे क्या करोगे कि लाइक आप यहां पे नॉर्मल टैक्स निकाल दो और उस पे आप सरचार्ज ऐड कर दो। कितना परसेंट ऐड करोगे? 15%। तो सब पे आप 15% सरचार्ज ऐड कर लीजिए। आप 15% सरचार्ज ऐड कर लीजिए और मुझे बताइए आपका आंसर ये 33,72,720 आता है या नहीं? तो 112A पे, उसके बाद LTCG 112 पे, उसके बाद STCG 111A पे और उसके बाद बैलेंस इनकम पे। टैक्स कितना आता है निकालिए आप। तो देखिए LTCG 112A पे 20,000 पे आएगा, 1 लाख पे तो आएगा नहीं। 20,000 का 10% इट्स कम्स टू द 2,000 रुपीज। उसके बाद 112 का 170 पे आपका कितना परसेंट? 20%, 34,000, 34,000। और उसके बाद में आपका 4,10,000 पे 15%, 61,500 और बैलेंस 97 लाख है। तो 97 लाख पे आप स्लैब रेट से निकालिए मीनल, 97 लाख पे स्लैब रेट से, तो 97 लाख माइनस 10 लाख तक तो स्लैब रेट से हुआ, उसका प्लस 13% प्लस 1,12,000। ओ नॉन रेजिडेंट है, ये नॉन रेजिडेंट है तो 3 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये बाबू ये नॉन रेजिडेंट है, 64 ईयर्स का है, बट ये नॉन रेजिडेंट है ना, तो ये सीनियर सिटीजन नहीं है, सीनियर सिटीजन नहीं है, तो आपका बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट है वो 250 का ही मिलेगा। तो आई थिंक यहां पे तुम्हारा आता है 27,22,500।
plus 61,500 plus 34,000 plus 2,000. So it comes to the 28,28,000. ऐड करिए सरचार्ज, तो सरचार्ज 15% ले लीजिए करके, ठीक है सीधा, क्योंकि 15% तक कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका 15% सरचार्ज 4,23,000 ऐड कर दीजिए, तो 32,43,000 ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, तो 129,720। तो आपका टोटल आ गया 33,72,720 नेट टैक्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे, मिस्टर देव। देव के केस में क्या है, ये LTCG 112 है, ये 1,90,00,000 है, और कैपिटल गेन 1,111 है, वो 7 करोड़ है, और अदर इनकम जो है वो तुम्हारा कितना है, 60 लाख है। टोटल इनकम 950 हो गया। बट एक बात बताओ मुझे, ये स्पेशल इनकम पे जो टैक्स आएगा, स्पेशल इनकम कितना भी हो, सरचार्ज कितना लगेगा, 15% यहां पे भी लगेगा, और अदर इनकम पे भी 15% ही आएगा। अदर इनकम अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा थोड़ी है, या अपने आप में 5 करोड़ से ज्यादा थोड़ी है। अदर इनकम अपने आप में 5 करोड़ से ज्यादा या 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो इस पे भी 15% आएगा। तो इस पे भी आप नॉर्मल टैक्स निकालिए, ऐड करिए 15% सरचार्ज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, करिए आप एक बार और देखिए आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो 1 करोड़, करो बाबू करो, करने से होता है, करो फटाफट। हाँ, 1,90,00,000 मल्टीप्लाई बाय, सब मैं करके दूं इनको, तो तुम क्या करोगे रे, एग्जाम में तो तुम्ही को लिखना पड़ेगा 38 लाख। नोनिका, नोनिका एक बात बताऊं ना, देख तुझे क्या देखना है ना, सिंपल सी चीज है। अब तू ये देख, पहले तो एक बात समझ, क्या टोटल इनकम में स्पेशल अदर इनकम मिला के अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो कुछ भी चेंज नहीं है। 2 करोड़ तक है तो वही आपको लेना है, 15% सरचार्ज, 10% नहीं। अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो स्पेशल इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% लेना है, और अदर इनकम है उस पर 15 लेना है। बट अदर इनकम अपने आप में 2 से ज्यादा है तो उस पर 25, और अदर इनकम अपने आप में 5 से ज्यादा है तो उस पर 37। सेस लास्ट में ऐड करना है, सेस सरचार्ज ऐड करने के बाद ऐड करना है। नोनिका एक बात समझ, देख पहले तो टोटल इनकम अप टू 2 करोड़ है तो कुछ भी चेंज नहीं है, जैसा अपन कर रहे थे वैसे ही। टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो स्पेशल इनकम पे 15% सरचार्ज, स्पेशल इनकम के टैक्स पे, अदर इनकम पे 15%। बट अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25%, अदर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। अरे रे रे, ये क्या हुआ, मैंने ना ये जाना। आंसर मैच हो रहा है। विनिल, डिडक्शन कैसे डिडक्ट होगा, डिडक्शन तो पहले मिल गया होगा ना, नॉर्मली हम नॉर्मल इनकम से ले लेते हैं डिडक्शन, क्योंकि स्पेशल इनकम के सामने डिडक्शन मिलते नहीं है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, वो स्पेशल इनकम के सामने मिलते नहीं है। तुम तुम जो इतना रही हो, क्या 60 लाख पे स्लैब रेट से निकालो। 18,82,500।
अरे गलत है क्या आंसर? अरे गलत कैसे आ रहा है रे? ओ, मैंने गलत किया है। ओ, तुम्हारे जैसे यार मुझे भी है ना सीए कर लेना चाहिए, तो मेरा कैलकुलेटर ठीक हो जाएगा। क्या कर रहा हूँ मैं? आंसर सही है। ठीक है, जोड़ दो, आ जाएगा 19031350। हाँ 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 हाँ। अनुष्का, चांस। बोलो डन, डन डना डन डन। बोलो डन। मजनू भाई, एक बंदा है मनु भाई। मनु भाई, भाई मैं भाई मनु भाई। गीतिका एक बात समझ में, वापस बोल रहा हूं, टोटल इनकम 1 करोड़ से जब ज्यादा ना, टोटल टोटल इनकम वो 1 करोड़ से ज्यादा है, तो 15% तो आएगा ही आएगा। काहे को कंफ्यूज हो रही है वापस? टोटल इनकम तेरा जो है वो 9 करोड़ है, तो 1 करोड़ से ज्यादा 15% तो आएगा ही आएगा। आपको ये देखना 25 आएगा या नहीं आएगा, 37 आएगा या नहीं आएगा, वो आपको देखना है। रोशन, रोहन, रोहन खन्ना, रोहन, जब देख, तुझे क्या देखना है ना, टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% तो आएगा ही आएगा बाबू। 15 हाँ, तो गीतिका 15% में दिक्कत नहीं है ना। लॉ मेकर्स ने बोला 25 या 37 लगेगा या नहीं लगेगा वो देखना है। 15% में तो खुश है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो लगेगा ही लगेगा ना यार। चलो डन। अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आइए। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आइए और देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। ऑल पीपल पे अटेंशन, थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। अब एक बात समझना, ये एग्जाम्पल कहीं आईसीआई के मॉड्यूल में नहीं दे रखा है। आईसीआई ने अभी तक ऐसा एग्जाम्पल दिया नहीं है कहीं पे, ना एग्जाम में दिया है ना कहीं दिया है, बट हमने इसको बनाया है एग्जाम्पल को, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, मिस्टर बीबी अ रेजिडेंट एज 34 ईयर्स, रेजिडेंट बंदा एज 34 ईयर, नॉर्मल स्लैब रेट करके, ठीक है। लास्ट वाला केस अभी देखेंगे इसके बाद में। हिज इनकम डिटेल फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 आर एज फॉलोज, उसकी इनकम का डिटेल दे रखा है। कैपिटल गेन 112 वाला 2 लाख है, 1 लाख पे टैक्स लगेगा 10% की रेट से, तो 1 लाख पे टैक्स लगेगा 10% की रेट से 10,000 टैक्स आ जाएगा, तो ये 2 लाख पे आपका 10,000 टैक्स आ गया। उसके बाद कैपिटल गेन 112 वाला 1 लाख है, तो 1 लाख पे आपका 20% 20,000 टैक्स आएगा। 111 है 3 लाख है, 15% की रेट से 45,000 टैक्स आएगा। एंड डिविडेंड का इनकम 13 लाख है और अदर इनकम है वो 3 करोड़ 34 लाख है। अब आप बोलोगे डिविडेंड का इनकम कौन सी रेट से टैक्सेबल होता है, तो एक बात बताओ, डिविडेंड का इनकम पहली चीज तो आपका आईएफओएस का इनकम बनता है, और डिविडेंड पे नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स लगता है। डिविडेंड है वो स्पेशल रेट का इनकम नहीं है। देखो, कैपिटल गेन इज अ स्पेशल रेट का इनकम, बट डिविडेंड इज नॉट अ स्पेशल रेट का इनकम, तो इस पे नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स लगेगा। तो मेरा जो डिविडेंड का इनकम है वो बैलेंस नेट टैक्सेबल इनकम में चला जाएगा, और 3 करोड़ 47 हो गया। 347 कैसे? 334 तो अदर इनकम, और ये 13 लाख, ये तो आपका 347 हुआ। अब 3 करोड़ 47 पे आप स्लैब रेट से टैक्स निकालो। 3 करोड़ 47 लाख पे आपने स्लैब रेट से टैक्स निकाला। स्लैब रेट से कैसे टैक्स निकाला होगा? तो भाई सीधी सी बात है, अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, 2,50,000 से 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख है वो उस पर 30%, मोर देन 10 लाख पे 30%। तो एक बात बताओ, 3 करोड़ 47 लाख माइनस कर दीजिए आप 10 लाख
मल्टीप्लाई बाय 30% प्लस 1,12,500, सो इट्स कम्स टू द 1,02,22,500। ये आपका स्लैब रेट वाली इनकम पे टैक्स आया। अब आप यहां टोटल कर दी मैंने। अब एक बात बताओ मुझे, जो टैक्स आपका, इधर देखना सब लोग, ध्यान देना, इधर इधर, जो टैक्स आपका LTCG 112A वाला है, STCG 111A वाला है, LTCG 112 वाला है, एंड डिविडेंड का टैक्स है, उस पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना? क्योंकि आपकी टोटल इनकम तो 3,53,00,000 है, 2 करोड़ से ज्यादा है, बट बेटा ये स्पेशल इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज आपका 15% आएगा। तो देखिए, ये जो LTCG वाला 10,000, 20,000 एंड 45,000, तो 10,000 प्लस 20,000 प्लस 45,000, ये हुआ टोटल 75,000। तो 75,000 जो है उस पे आपका सरचार्ज कितना रहेगा? 15% की रेट से। जो 75,000, ये तीनों जो टैक्स है 75,000, इस पे 15% की रेट से 11,250 का सरचार्ज आ गया 15% की रेट से। लेकिन सर एक बात बताओ, डिविडेंड की इनकम पे भी तो सरचार्ज 15% है, बट डिविडेंड पे जो टैक्स है वो तो स्लैब रेट से निकला है, तो कैसे पता चलेगा कि डिविडेंड पे टैक्स कितना है और अदर इनकम पे टैक्स कितना है? तो ऑब्वियसली आप प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर लोगे, प्रोपोर्शनेटली आप बाइफरकेट करोगे। कैसे बाइफरकेट करेंगे? तो देखो, ये 1,02,22,500 का जो टैक्स आया है, 1,02,22,500 का, ये 3,47,00,000 पे आया है स्लैब रेट से। तो इसमें से डिविडेंड का इनकम कितना था? 13 लाख। तो 13 लाख के प्रोपोर्शनेट टैक्स कितना आएगा? मैं यहां पे प्रोपोर्शनेट कर लूंगा, मैं यहां पे, क्योंकि डिविडेंड को आप 13 लाख अलग करके उस पे स्लैब रेट अलग मारो, फिर अदर इनकम, ऐसा नहीं हो सकता ना यार। डिविडेंड इज एट स्लैब रेट, तो मैं यहां पे एवरेज टैक्स रेट निकाल दूंगा। एवरेज टैक्स रेट मतलब मेरा 1,02,22,500 टैक्स आया है 3,47 पे, तो 13 लाख के डिविडेंड पे टैक्स कितना आएगा? तो मैं प्रोपोर्शनेट कैसे करूंगा? 1,02,22,500 डिवाइड बाय ये 3,47,00,000 पे आया है, तो मल्टीप्लाई बाय 13 लाख करूंगा, तो इट्स कम्स टू द 382,976 आया। तो 382,976 आया, ये डिविडेंड का टैक्स है। तो डिविडेंड पे भी मैक्सिमम सरचार्ज कितना रहेगा आपका? 15%। तो ये डिविडेंड पे जो इनकम आया, डिविडेंड का टैक्स आया 382,976, इस पे मैंने ले लिया 15%, 57,446 आ गया। अब तुम्हारा बैलेंस टैक्स कितना बचा? तो बैलेंस टैक्स है वो तुम्हारी बैलेंस वाली इनकम पे बचा, और बैलेंस वाली इनकम कितनी है? 334 है। तो बैलेंस इनकम मतलब अदर इनकम अब आपकी 334 रही, तो 334 जो अदर इनकम है, क्या वो अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा है? आंसर इज यस। तो उस पे जो टैक्स बचा, उस पे आपका 25% की रेट से सरचार्ज आएगा, उस पे आपका 25% की रेट से सरचार्ज आएगा। तो बैलेंस वाला जो टैक्स है वो कैसे निकालोगे? तो 1,02,22,500 में से आप ये जो है 382,976 लेस कर दीजिए, इतना टैक्स है वो बैलेंस वाली इनकम पे बचा। बैलेंस वाली इनकम अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा है, तो 25% की रेट से सरचार्ज आएगा। फिर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दीजिए, तो ये आपका नेट टैक्स पेबल आ जाएगा। तो इसको एक बार आप ढंग से देख लीजिए करके, और उसके बाद में इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आप ये क्वेश्चन नंबर एक बार थर्ड करने की कोशिश करेंगे। जो ये एग्जाम्पल नंबर है ए के वाला 52 इयर्स, ये उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे है। एक बार आप ट्राई करेंगे, आपसे होता है या नहीं होता, नहीं होता कोई बात नहीं, हो जाए तो भी कोई बात नहीं करके, ठीक है। चलिए आप इसको एक बार ट्राई करिए, और अगर ये हो जाए तो फिर आप लिखिए कि डन। अगर ये हो जाए, आपका आंसर मैच हो जाए, नहीं होता मुझे पता नहीं, ये एग्जांपल इस बार मैंने नया बनाया है, तो अगर एग्जाम आंसर मैच होता है, नहीं होता है, आप मुझे बताएंगे करके, ठीक है। चलिए आप इसको एक बार करिए। आप डिविडेंड पे अलग से स्लैब रेट नहीं लगता, डिविडेंड इज टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट। तो अदर इनकम और डिविडेंड को ऐड करके आप स्लैब रेट से टैक्स निकालिए, फिर डिविडेंड का प्रोपोर्शनेट टैक्स कितना आया उतना अलग कर दीजिए आप। परीक्षा लॉजिकली यू हैव टू टेक द प्रोपोर्शनेट ओनली ना। राउंडेड ऑफ कैसे होता है? 10 रुपीज में आपको नेट टैक्सेबल इनकम एज वेल एज नेट टैक्स पेबल 10 रुपीज में, नियरेस्ट 10 रुपीज में आपको राउंडेड ऑफ करना है। इसका मतलब अगर 1 2 3 4 है तो आप नीचे वाले 10 में आ जाइए, 5 6 7 8 9 है तो आप अपर वाले 10 में चले जाएंगे। ये यहां पे लिखा हुआ है कि आपको जो भी अमाउंट ऑफ टोटल इनकम होता है ना, एंड आपका जो टैक्स आता है, वो आपको राउंडेड ऑफ करना है इन द नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10। अरे प्रोपोर्शनेट की जगह आप 30% कैसे ले लोगे यार? वो लॉजिकल नहीं है ना यार। लॉजिकली तो आपको डिविडेंड पे टैक्स ही जब आपका प्रोपोर्शनेट मतलब स्लैब रेट से लगता है, तो आप कैसे करोगे?
राउंडेड ऑफ होता है नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10 में। चलिए चेक करके बताइए मुझे ये सही है या नहीं है, चेक करके बताइए। हाँ भाई, ऐसा कैसे मैच नहीं होगा बाबू, एक बार आप अच्छे से करो, ढंग से करो, सब मैच होगा करके, ठीक है। सर आप ही करा लो ना सर, चलो मैं कराता हूँ, ठीक है। क्या बताए तुमको, सब हम ही करा लो। चलो हम करा लेते एक वाला क्वेश्चन आपको, ठीक है। एक वाला क्वेश्चन हम करा ले आपको, लो यहाँ पे करा लेते मिस्टर ए के वाला, बाकी तो आपका हो ही गया होगा। तो ये लो मिस्टर ए के, मिस्टर ए के में आपका टैक्स ऑन टोटल इनकम, सबसे पहले LTCG 112 है, आपका 8 करोड़ है। टैक्स एट द रेट 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख।
तो आपका 8 करोड़ माइनस 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% तो 79,90,000 आ जाएगा। हाँ भाई, 79,90,000। दूसरा आपका LTCG 112। मेरा राइटिंग थोड़े दिन में ठीक होगा, मतलब मैं थोड़ा ऐसे लिखने के ट्राई कर रहा हूँ ना, बहुत दिनों से लिखा नहीं है ना, तो इसके लिए 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% 40,000 आ जाएगा। STCG 111A जो है 1 लाख पे 15% 15,000 आ जाएगा। बैलेंस इनकम जो आपका बचेगा 49 लाख प्लस 659 तो 708 स्लैब रेट तो 2 करोड़ 10 लाख 52,500 ये आ रहा था। 2 करोड़ 10 लाख 52,500 2 करोड़ 10 लाख 52,500 सही है बाबू भैया। तो ये हो जाएगा 2 करोड़ 97,500। उसमें आप फिर यहाँ पे ऐड करेंगे सरचार्ज। तो सरचार्ज ऐड करने के लिए आप देखेंगे कि जो आपका कैपिटल गेन है 112A वाला 112 वाला 111A वाला, इस पे 15% ले लो आप। 79,90,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 तो ये हो गया 8045,000 मल्टीप्लाई बाय 15%। तो इसका 15% लेंगे तो 12,06,750। उसके बाद डिविडेंड। अब देखो डिविडेंड पे टैक्स है वो आपको प्रोपोर्शनेटली लेना पड़ेगा पहले तो प्रोपोर्शनेटली कैसे लेंगे डिविडेंड पे? 2 करोड़ 10 लाख 52,500 का टैक्स है वो 707 करोड़ 8 लाख पे है। मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड कितना है 49 लाख। तो 2 करोड़ 10 लाख 52,500 डिवाइड बाय ये सही आ रहा है क्या? सही है ना? 1457 023 मल्टीप्लाई बाय 15% दैट इज 218,553 218,553। और जो बैलेंस टैक्स रहेगा, बैलेंस टैक्स कितना आ जाएगा? 2 करोड़ 10,52,500 माइनस 2 करोड़ 10,52,500 माइनस 14,57,023 दैट इज 195,95,477 मल्टीप्लाई बाई, ये अपने आप में एक बात बताइए, अदर इनकम है वो अपने आप में ही 5 करोड़ से ज्यादा, तो इस पे सीधा 37% ले लीजिए सरचार्ज। तो इसका 37% 7,250,326 प्लस 2,18,553 प्लस 1,20,6,750 प्लस 2,90,000 97,500
यार आई थिंक 377 777 3130 नहीं 29 है, तो 29 ही रखते हैं ना, 129 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो ये आया 392,84,054 54, तो आप 5 में ले जाइए तो 392,84,050 राउंडेड ऑफ, ठीक है। आई थिंक सही आंसर है यार, हाँ सही है, 392,84,050। जिन लोगों का नहीं हो रहा है एक बार देख लीजिए, आप एक बार कॉपी कर लीजिए। डन पीपल डन। चलिए, बैलेंस टैक्स पे 37% क्यों लिया, क्योंकि बैलेंस इनकम 6,59,00,000 है ना। जो अदर इनकम है, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन को छोड़ के जो अदर इनकम है वो आपका 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उस पर 37% आएगा ना। या सर अगर प्रोपोर्शनेट परसेंटेज दैट इज 29.74% निकाल कर आप करते हैं तो भी सही है। शीनम आप ऐसा भी कर सकते हैं, शीनम आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एवरेज टैक्स रेट निकाल दीजिए और फिर डिविडेंड पे अप्लाई कर दीजिए और बाकी इनकम पे अप्लाई कर दीजिए। यू कैन डू दैट आल्सो, नो इश्यू एट ऑल, इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। ये नोट्स का पीडीएफ अवेलेबल होगा, आंसर इज यस अवेलेबल होगा, क्यों नहीं होगा, करा देंगे तुमको पीडीएफ अवेलेबल, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए बोलो एक बार डन। डिविडेंड इनकम पे यश, डिविडेंड एलटीसीजी, एसटीसीजी 111A, एलटीसीजी 112A पे मैक्सिमम 15% ही तो सरचार्ज आता है। 987 का नहीं आएगा ऐसा, नॉर्मली ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, ऐसा नहीं होगा शीनम, अगर आप पॉइंट फिर पूरे लोगे तो ऐसा नहीं होगा जैसा तुम बोल रही हो। चलो डन डना डन डन। चलिए अभी तक जो पढ़ा उसको एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ना चालू करेंगे। तो अभी तक जो पढ़ा उसको एक बार हम क्विकली रिवाइज कर देते हैं कि हमने क्या पढ़ा करके, ठीक है। चलिए, तो हमने अभी तक जो पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं आज टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट है 24-25। आपके एग्जाम के लिए टैक्स रेट क्या है, दो तरह की टैक्स रेट होती है, एक स्पेशल टैक्स रेट और एक जनरल टैक्स रेट। जनरल टैक्स रेट है वो फाइनेंस एक्ट में दे रखी है, स्पेशल टैक्स रेट लॉ में ही दे रखी है, एक्ट में ही दे रखी है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दे रखी है। सबसे पहले हमने पढ़ा, हमने सबसे पहले जो है वो हमने ये पढ़ा कि सर एक बात बताइए जनरल टैक्स रेट क्या है। तो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 250 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। सीनियर सिटीजन के केस में रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा है, अप टू 3 लाख है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। उसके बाद में सुपर सीनियर सिटीजन के केस में अप टू
टू 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। सरचार्ज कैसे लगता है? अगर आपका टोटल इनकम अप टू 50 लाख है सरचार्ज नहीं लगेगा, 50 लाख से लेके 1 करोड़ है तो आपको सीधा सरचार्ज ऐड करना है 10%। 1 करोड़ से 2 करोड़ है सरचार्ज ऐड कर दो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है 25%, 5 करोड़ से ज्यादा है 37%। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये 25% और 37% सरचार्ज नहीं लगेगा अगर आपकी इनकम ये चार नेचर की है। LTCG 112 है, STCG 111 है और LTCG 112 एंड डिविडेंड का इनकम। कुल मिला के आप शेयर मार्केट याद रखिए, शेयर मार्केट से तीन चीजें हो सकती है, एक तो LTCG 112 है, एक STCG 111 है और एक डिविडेंड, ये तीन। और उसके साथ साथ में एक LTCG याद रखिए जो 20% वाला, इस पे कितना भी ये इनकम हो उस पे मैक्सिमम सरचार्ज टैक्स पे 15% ही लगेगा। अब आपको देखना है अदर इनकम। देखो अब देखो सिंपल सी बात है, मैं टोटल इनकम की पहले बात कर रहा हूं। टोटल इनकम मतलब आपकी नेट टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम। वो टोटल इनकम अगर 50 लाख है तो सरचार्ज लेना ही नहीं है, 50 लाख से 1 करोड़ है 10% ऐड करो, 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो आप 15% ऐड करो। अब अगर मान लो टोटल इनकम 2 करोड़ से भी ज्यादा है तो आपको देखना है 2 करोड़ से ज्यादा है तो स्पेशल इनकम पे जो टैक्स आएगा, ये स्पेशल इनकम पे टैक्स आएगा, उस पे मैक्सिमम सरचार्ज 15%। अब आपको देखना है बैलेंस इनकम। बैलेंस इनकम क्या 2 करोड़ तक ही है तो बैलेंस इनकम पे टैक्स आएगा, उस पे 15%। बैलेंस इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 5 करोड़ है तो बैलेंस इनकम पे टैक्स आएगा, उस पे 25% सरचार्ज। और बैलेंस इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस पे जो टैक्स आएगा उस पे 37% की रेट से आपको सरचार्ज है वो आपको लेना पड़ेगा करके, ठीक है। और आपको जो भी टोटल इनकम होती है और नेट टैक्स पेबल होता है उसको आप राउंडेड ऑफ करेंगे इन द नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10। नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10 मींस 1 2 3 4 है तो आप नीचे वाले 10 में चले जाइए, 5 6 7 8 9 है तो आप अपर वाले 10 में चले जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द जनरल टैक्स रेट फॉर द इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन करके, ठीक है। चलिए अब अपन चलते हैं, आपका बोर्ड पे ध्यान होगा, आप बुक में नहीं देखेंगे करके, ठीक है। आपका ध्यान है वो बोर्ड पे होगा, आप बुक में नहीं देखेंगे। मैं आपको सिखाने वाला हूं दैट इज द टैक्स रेट फॉर कंपनी। सर कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या है? कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या है? तो कंपनी मींस कोई भी कंपनी ले सकते हो। BB वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है तो कंपनी के लिए सर टैक्स रेट क्या है? तो देखो कंपनी है ना दो तरीके की होती है। मैं आपको आगे जाके जब मैं डिविडेंड टॉपिक पढ़ाऊंगा तो इन डिटेल में इसका मीनिंग बताऊंगा कि डोमेस्टिक कंपनी किसको बोलते हैं, फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं, इंडियन कंपनी किसको बोलते हैं, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। बट अभी के लिए आप ये समझिए कि सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी की। डोमेस्टिक कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है वो अपन आगे जाके समझेंगे, बट अभी आप ये समझिए डोमेस्टिक कंपनी मतलब इंडियन कंपनी। जितनी भी BB वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड है, रिलायंस है, अदानी है करके, ठीक है, ये सब डोमेस्टिक कंपनी है। तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या है? टैक्स रेट वो कौन सी रेट से टैक्स पे करेगी डोमेस्टिक कंपनी? तो देखो डोमेस्टिक कंपनी के केस में यहां पे निर्मला सीतारमण जी बोलती है कि उस डोमेस्टिक कंपनी का जो टर्नओवर है ना फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर, प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर, इस साल का नहीं, प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर है, वो अगर अप टू 400 करोड़ से, मींस अप टू 400 करोड़ में 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है, उस साल का टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो उस पर्टिकुलर डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट है वो 25% रहेगा। बट अगर मान लो ये इसमें नहीं आती, अदरवाइज में आती है, अदरवाइज उसका टैक्स रेट है वो 30% रहेगा। मैंने क्या बोला? अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 21-22 का अप टू 400 करोड़ है, मींस उसका टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है, कौन से ईयर का? प्रीवियस ईयर 21-22 का 400 करोड़ तक ये टर्नओवर, इट्स अप टू 400 करोड़, मींस 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो उस डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट है वो 25% रहेगा। अदरवाइज डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट 30% रहेगा। बट इस डोमेस्टिक कंपनी को छोड़ के अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो उस पर टैक्स रेट है वो 40% रहेगा। अब मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से यह है, एक बात बताओ, जब हम डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहे हैं, आप टैक्स कौन से ईयर के लिए निकाल रहे हो? आप जो टैक्स निकाल रहे हो वो तो प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए निकाल रहे हो। भाई 23-24 प्रीवियस ईयर के लिए हम टैक्स निकाल रहे हैं, तो यहां पे निर्मला सीतारमण जी ऐसा क्यों बोल रही है कि आपको उसका टर्नओवर 21-22 का देखना है?
मींस 21-22 का टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है तो ही 25% टैक्स रेट का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज उस कंपनी को 30% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। यहां तो ऐसा लिखना चाहिए ना कि भाई करंट ईयर का टर्नओवर, हम टैक्स तो 23-24 के लिए निकाल रहे हैं। भाई एक बात बताओ मुझे बेटा, आप जो टैक्स निकाल रहे हो वो कौन से प्रीवियस ईयर की इनकम पे निकाल रहे हो? 23-24 की प्रीवियस ईयर की इनकम पे निकाल रहे हो। तो 23-24 प्रीवियस ईयर की इनकम के लिए टैक्स निकाल रहे हो, लेकिन निर्मला सीतारमण जी बोल रही है कि आपको टर्नओवर देखना है 21-22 का। 21-22 का टर्नओवर वाज अप टू 400 करोड़, मींस इट वाज नॉट मोर देन 400 करोड़, देन टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनी इज 25%, otherwise it will be 30%. So my question to all of you, why Nirmala Sitharaman ji mention about the turnover of previous year 21-22? Can you tell me? I'm waiting for your answer. किसी ने बोला क्या सर कोविड था उस साल में इसलिए? Why that year का टर्नओवर? Why Nirmala Sitharaman ji referred about previous year 21-22 का टर्नओवर? Here she should mention about current year turnover ना। भाई एक बात बताओ, करंट ईयर का जब रिटर्न फाइल करेंगे तो करंट ईयर का टर्नओवर का समझता है ना भाई, करंट ईयर का बोला होता तो समझता। वाई उस साल का? ऋतिक बोल रहा है उस साल में स्टॉक मार्केट को कुछ रिकवर करने के लिए पता नहीं कहां से कॉन्सेप्ट लेके आया भाई साहब। किसी ने बोला एडवांस टैक्स की वजह से, किसी ने बोला चिटिंग कर सकते हैं, किसी ने बोला मैडम की मर्जी, कोई बोलता है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स 21-22 का क्या रिलेवेंस एडवांस टैक्स से रोनित? चलिए मैं आपको बताता हूं उस साल का क्यों, उसका क्या रीजन है। वाई वी आर चेकिंग द टर्नओवर फॉर प्रीवियस ईयर 21-22। आप बता सकते हो क्यों ऐसा? ओ दीदी लोग आप बता सकते हो वाई 21-22? हाँ, नो आइडिया, नो आइडिया। ऑफिस में आया है, ऑफिस में टैक्स तो भरा, कैलकुलेशन तो किया होगा, रिटर्न फाइल किया किसी का, ऑडिट में हो। वेरी गुड, ये सबसे अच्छी चीज है पता है तुमको। आप ऐसा बोल के ऐसा निकल जाओ ना कि भाई हम तो ऑडिट में है, तो ऑडिट वालों को भी टैक्स तो देखना ही पड़ता है ना। ऑडिटर शुड बी द लाइक ऑडिटर। क्या देखते हो फिर तुम क्या सिर्फ तिगड़ी मारते हो कि अच्छा अच्छा ये ऐसा बिल मैच हुआ या नहीं हुआ करके, ठीक है 20 रुपए का खर्चा किया, बिल है या नहीं है? हाँ चलिए, इसके पीछे का रीजन ये है, निर्मला सीतारमण जी ने बोला, ये बोला था जब ये ऐसा कॉन्सेप्ट आया तो इन्होंने बोला भी था बजट में कि मुझे पता है कि इंडियन माइंड्स जो है वो सबसे करप्ट माइंड्स है, और अगर मान लो यहां पे निर्मला सीतारमण जी 21-22 की जगह अगर यहां पे 23-24 लिखती, प्रीवियस ईयर 23-24 का टर्नओवर अप टू 400 करोड़, तो क्या होगा कि लोग टर्नओवर कम बताएंगे, लोग पीपल कैन मैनिपुलेट द टर्नओवर, टर्नओवर को कम कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि भाई इस साल का टर्नओवर अगर अपना 400 करोड़ के अंदर अंदर रखेंगे तो लाइक टैक्स 25% लगेगा, सो पीपल कैन मैनिपुलेट द टर्नओवर, कम कर सकते हैं टर्नओवर। अब एक और चीज समझना, अगर निर्मला सीतारमण जी चलो इस साल का मत बोलो, पर आप लास्ट ईयर का बता सकते थे ना, 22-23। अगर 22-23 का जिक्र किया होता तो भी टर्नओवर मैनिपुलेट हो सकता था। कैसे? क्योंकि आप एक बात बताइए, प्रीवियस ईयर 22-23 इज अ पीरियड बिटवीन 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023।
एंड निर्मला सीतारमण जी बजट प्रेजेंट कर रही थी 1 फेब 2023 को, तो 1 फेब 2023 को आपके पास 2 महीने तो भी मिल जाते। आपके टर्नओवर को मैनिपुलेट करने के लिए, सेल्स रिटर्न बताने के लिए आपके पास 2 महीने तो भी मिल जाते। बजट 1 फेब को आता तो भी आपको 2 महीने मिल जाते। मींस लोग यहां पे भी मैनिपुलेशन कर सकते थे, और उस मैनिपुलेटेड जो चीज है उसको बचने के लिए उन्होंने बोला हम देखेंगे टर्नओवर प्रीवियस ईयर 21-22 का, बिकॉज 21-22 का टर्नओवर आज आप चेंज नहीं कर सकते। 21-22 का ऑलरेडी आपका कंपनी का फाइनलाइजेशन हो चुका होगा, एजीएम हो चुकी होगी, आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए उन्होंने बोला प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर। तो 21-22 अब अगले साल क्या होगा? आप बोलोगे सर अब तो हमको पता है ना कि ऐसा एक हर साल ध्यान रखेंगे। नहीं, अगले साल हो सकता है यहां पे निर्मला सीतारमण जी 400 करोड़ की जगह हो सकता है 300 करोड़ कर ले, 250 करोड़ कर ले, 200 करोड़ कर ले, 50 करोड़ कर ले, हमको क्या पता। तो अब मैनिपुलेशन इज नॉट पॉसिबल करके यहां पे मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। अब अगले साल के बजट में क्या होगा आई डोंट नो करके। अभी लास्ट कुछ सालों के बजट में तो ऐसा ही हो रहा है, यहां 400 करोड़ का लिमिट है, पहले ये 250 करोड़ का था, उससे पहले ये 50 करोड़ का था। तो वी डोंट नो ना कि व्हाट विल बी द लिमिट इन द नेक्स्ट बजट। सो आप प्लानिंग नहीं कर सकते, जो प्लानिंग है वो आप नहीं कर सकते। तो कुल मिला के इन सिंपल वर्ड में आपको बता दूं कि डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या रहेगा। तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि उस डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर 21-22 का कितना है। अगर 21-22 का टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़ तो आपका 25% की रेट से टैक्स लगेगा। एंड बेटा 400 करोड़ से ज्यादा है तो 30% की रेट से टैक्स लगेगा। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर 21-22 का अप टू 400 करोड़ तो 25%, अदरवाइज 30%। अब एक और चीज समझना कि सर एक बात बताइए, यहां पे लिखा हुआ है टर्नओवर फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 इज अप टू 400 करोड़। अगर कोई कंपनी न्यू है, अगर कोई कंपनी न्यू है मान लो, ठीक है, मींस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन प्रीवियस ईयर 22-23 या 23-24, जिसका 21-22 का टर्नओवर ही नहीं है। सो माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, उसके केस में मुझे बताइए टैक्स रेट क्या लगेगा, 25% या 30%? 25% या 30%? न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन प्रीवियस ईयर 22-23 या 23-24, if company is a new, then my question to all of you, what should be the tax rate? 25% का बेनिफिट मिल जाएगा या 30% लगेगा? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? ऑफिस में आपने क्या किया? ऑफिस में तो आजकल सर वो 115 BAA ले लेते हैं 22% वाला करके, ठीक है, बट वो नहीं लेते हो तो फिर आपको नॉर्मल के हिसाब से जाना पड़ेगा। अगर उस ईयर में वो कंपनी थी ही नहीं, बोलता है इफ एक्सपेक्टेड टर्नओवर, अरे भाई कंपनी ही नहीं थी तो एक्सपेक्टेड क्या होता है रे? मतलब वो साल जा चुका है मेरे बाबू, फ्यूचर नहीं है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन फ्यूचर के लिए यूज होता है, एक्सपेक्टेड जो ईयर जा चुका है, जो चला गया, उसके लिए क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? एक्सपेक्टेशन मत रखो करके, वो नहीं आने वाली। ये बोलता आपके हिसाब से सही सी लगा लो ना जो भी है, ठीक है, वेरी गुड। यहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर एक काम करो ना, उस ईयर में वो कंपनी ही नहीं थी तो कोई बात नहीं, आप मान लो कि टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़ बिकॉज जीरो, तो 25% ले लो। बट मैं बता दूं इस पॉइंट को लेके, इस पॉइंट को लेके मार्केट में देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कुछ लोग बोलते हैं 25% लो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं 30% लो। लॉ क्लियर बोलता है कि उस ईयर में कंपनी थी और उसका टर्नओवर वाज अप टू 400 करोड़ तो ही 25% है, अदरवाइज 30% है, तो आपको 30% की रेट से टैक्स लगाना पड़ेगा। 30% की रेट से आपको टैक्स लगाना पड़ेगा करके, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आईसीआई क्या करती है? आईसीआई ने एक बार एक एमसीक्यू दिया था
और उस एमसीक्यू में आईसीआई ने 30% की रेट से टैक्स लिया था कि अगर वो कंपनी उस साल में थी नहीं, न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, तो आईसीआई ने 30% टैक्स लिया था, तो आपको भी क्या करना है, 30% की रेट से टैक्स लगाना है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि यहां पे लोग जो है वो ये बोल सकते हैं करके, ठीक है कि यार कंपनी नहीं थी, थोड़ा तो बेनिफिशियल प्रोविजन होना चाहिए एसएससी के लिए एंड ऑल। वैसी मार्केट में आपको बहुत सारी चीजें दिख सकती है, आप अपने ऑफिस में जाके आप देख सकते हैं, बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, एज पर माई रीडिंग ऑफ द लॉ, मुझे लगता है 30% की रेट से टैक्स लगना चाहिए, और आपको एग्जाम में भी 30% ही लिख के आना है। 30% लिख के आना है इफ कंपनी वॉज नॉट एग्जिस्टेड इन दैट ईयर एंड कंपनी इज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड आइदर इन प्रीवियस ईयर 22-23 और 23-24, तो भैया आपको 30% की रेट से टैक्स लगेगा। चलिए अब अपन बात करते हैं सर सरचार्ज कितना लगता है। तो देखिए कंपनी के केस में क्या होता है ना, कंपनी के केस में सरचार्ज डिपेंड्स ऑन टोटल इनकम। वही अगर कंपनी का नेट टैक्सेबल इनकम मोर देन 1 करोड़ है अप टू आपका 1 करोड़ है अप टू आपका 10 करोड़ है, तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा 7% की रेट से। 7% की रेट से सरचार्ज लगेगा डोमेस्टिक कंपनी के केस में। एंड आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो मोर देन 10 करोड़ है, तो सरचार्ज लगेगा 12% की रेट से। वही फॉरेन कंपनी के केस में 2% की रेट से एंड 5% की रेट से। तो देखिए ऑल पीपल पे अटेंशन, मैंने बोला कि अगर मान लो सरचार्ज कैसे लगेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द टोटल इनकम, या जिसको नेट टैक्सेबल इनकम आप बोल सकते हो। नेट टैक्सेबल इनकम मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ है तो 7%, और मोर देन 10 करोड़ है तो 12%, फॉरेन कंपनी में 2% एंड आपका 5%। अब किसी ने यह बोला कि सर एक बात बताइए, यहां पे फॉरेन कंपनी के लिए सरचार्ज कम क्यों है, बेचारी डोमेस्टिक कंपनी कितना 7% और 12% ऑन टैक्स, एंड यहां फॉरेन कंपनी के लिए सिर्फ 2% एंड 5%, बिकॉज फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट बहुत ज्यादा है ना। टैक्स रेट इटसेल्फ इज अ 40%। जब टैक्स रेट ऑलरेडी 40% है, इसके लिए यहां पे जो सरचार्ज है वो सरचार्ज आपका 2% एंड 5% मींस कम सरचार्ज है, क्योंकि यहां पे टैक्स रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। 40% टैक्स रेट है, इसके लिए सरचार्ज कम है। सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, आंसर इज यस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सबके केस में लगेगा। मींस टैक्स लीजिए, ऐड करिए सरचार्ज, और उसमें आप ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, तो 4% की रेट से आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो तो आपका लगेगा ही लगेगा। ये बात हो गई कंपनी की। अब अपन कंपनी के बाद में आगे चलते हैं कि सर एक बात बताइए, कंपनी के बाद में पार्टनरशिप फर्म जो होती है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है एंड लोकल अथॉरिटी है। सर एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है एंड लोकल अथॉरिटी है, उसके लिए टैक्स रेट क्या लगेगा। तो पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी एंड एलएलपी, इनके केस में टैक्स रेट जो होती है ना बेटा, फ्लैट 30% होती है। मींस 30% इज टैक्स रेट, टैक्स रेट इज 30%। स्पेशल रेट वाली स्पेशल रेट से जाएगी, मैं जनरल टैक्स रेट की बात कर रहा हूं। तो 30% की टैक्स रेट है, 30% से आप सीधा टैक्स लगा लीजिए करके, ठीक है। लेकिन सरचार्ज लगेगा, आंसर इज यस। पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, लोकल अथॉरिटी के केस में आपको सरचार्ज लगेगा एट द रेट 12%। 12% की रेट से सरचार्ज लगेगा अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम मोर देन 1 करोड़ है। तो नेट टैक्सेबल इनकम अगर आपका मोर देन 1 करोड़ है तो आपको 12% की रेट से सरचार्ज लगेगा। किसके केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में, एलएलपी के केस में, लोकल अथॉरिटी के केस में सरचार्ज लगेगा 12% की रेट से अगर नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। अब एक बात बताइए, यहां पे मैं आपके साथ में एक चीज शेयर करना चाहूंगा। आज की डेट में अगर कोई क्लाइंट आके आपसे ये पूछता है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मैं बिजनेस करता हूं और मेरी इनकम मान लो 5, 7, 8, 10 करोड़ हो सकती है, आप बताइए मैं कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में बिजनेस करूं, क्या मैं एज अ प्रोपराइटर करूं, या मैं एज अ पार्टनरशिप फर्म बना के करूं, या फिर मैं कंपनी बना के करूं, आप क्या एडवाइस करोगे, आप क्या एडवाइस करोगे। अगर मान लो आपके पास में मैं आया, बीबी सर, ठीक है, मैं आपके पास में आया, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और मैंने आपको आके बोला कि यार बताओ ना मुझे, मेरे को बिजनेस करना है, इनकम होगी हमारी 5, 6, 7 करोड़ हो सकती है साल की इनकम, आप बताइए मैं कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में बिजनेस करूं, मैं बिजनेस कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में करूं, मैं कंपनी बना के करूं, मैं एज अ प्रोपराइटरी करूं, या एज अ पार्टनरशिप फर्म करूं, आप क्या सजेस्ट करोगे, वॉट यू विल सजेस्ट इफ इनकम इज मोर देन 5, 6, 7 करोड़।
चलिए, तो एक्सपर्ट एडवाइस आई लोगों की। सबसे पहले रुचिता बोल रही है कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड कराइए, कंपनी बनाइए। नमन भी वही बोल रहा है, ऋतिक भी वही बोल रहा है, बाकी जितने भी लोग हैं वो कंपनी बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं सर फर्म बना लो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि कंप्लायंसेस है वो कम होती है पार्टनरशिप फर्म में। कोई बोलता आरओसी का झमेला भी कम है, एलएलपी बना लो सर। मैं टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं सर, कंपनी बना लो सर। चलो, अब मैं अगर हूं तो मैं कैसे एडवाइस दूंगा। देखो, इंडिविजुअल में बिजनेस करना और 5 करोड़ से ऊपर इनकम है बिल्कुल फिजिबल नहीं है। बिकॉज अगर 43% अगर टैक्स रेट लगती है आपकी, तो 43% सीधी सी बात है, सीधा दिल पे हर्ट करता है बहुत ज्यादा। मतलब इंडिविजुअल में तो मत ही करो। इंडिविजुअल में तभी आप बिजनेस करो जब आपकी इनकम जो आपको लगता है कि भाई 1-1.5 करोड़ के आसपास है, तो उसमें भी सेम 15% सरचार्ज लग जाएगा, तो 35% के करीब आपका टैक्स जाएगा, मोर और लेस। दूसरा जो लोगों ने बोला कि सर हम कंपनी बनवाएंगे, वो ज्यादा बेटर है। ज्यादा बेटर आपको लग रहा है, कंपनी में क्या होगा कि आपकी टैक्स रेट 25% आएगी या 30% आएगी डोमेस्टिक कंपनी में। और अगर आप वो 115BAA लोगे तो 25% उसमें भी आएगी। 25% कैसे आएगी? 22% टैक्स रेट है, प्लस 10% सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, वो 115BAA ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम, तो उसमें भी 25% आएगी। पार्टनरशिप फर्म बनाओगे तो टैक्स रेट कितनी आएगी? अगर पार्टनरशिप फर्म बनाओगे तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इफेक्टिव टैक्स रेट देखने जाऊं, आप किसी क्लाइंट को एडवाइस कर रहे हो, अगर आप एज अ इंडिविजुअल बिजनेस करते हो तो आपका 42.744% हाईएस्ट टैक्स रेट आ सकता है। 42.744 कैसे आएगा? ड्यू टू द सरचार्ज एंड ऑल, हाईएस्ट टैक्स रेट 42.744 आ सकता है इंडिविजुअल में। अगर आप पार्टनरशिप फर्म बनाते हो तो आपका 30% टैक्स रेट है, प्लस 12% सरचार्ज, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 34.944% पार्टनरशिप फर्म में आ सकता है। अगर आप यहां पे कंपनी बनाते हो, कंपनी, तो कंपनी के केस में 25% का टैक्स रेट, मैं हाईएस्ट सरचार्ज जोड़ देता हूं इसमें, ठीक है। कंपनी के केस में मानता हूं 25% टैक्स रेट, और हाईएस्ट सरचार्ज कितना रहेगा आपका? 12%। तो 20 और प्लस 4%, तो इट्स कम्स टू द 29.12% आएगा। और अगर आप 115BAA ले लेते हो तो 25.22% प्लस 10% प्लस 4%, तो 25% 0.168% इसमें आएगा कंपनी में। तो आपको इसमें जो लग तो रहा है, इसको देखते हुए आपको ये लग रहा है कि कंपनी इज मोर बेनिफिशियल बिकॉज देयर इज लेस टैक्स, 29% है या 25%। बट मेरे को कंपनी को देख के थोड़ा दिक्कत है। दिक्कत यह है कि एक बात समझो, अगर आप इंडिविजुअल तो करना ही नहीं है बिजनेस, क्योंकि इंडिविजुअल में तो ऐसे ही भैया 43% देने का बिल्कुल शौक नहीं है। अगर आप कंपनी बनाते हो, आपका नो डाउट यहां पे टैक्स कम है, लेकिन आप पैसा विड्रॉ कैसे करोगे? आप पैसा विड्रॉ कैसे करोगे? कंपनी से आप पैसा निकाल नहीं सकते ना। आप कंपनी से पैसा एज अ रेम्यूनरेशन निकालोगे, बट रेम्यूनरेशन की लिमिट होती है। आप ऐसा नहीं पूरा ही रेम्यूनरेशन निकाल दो, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। और रेम्यूनरेशन निकालोगे तो रेम्यूनरेशन इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल एट स्लैब रेट करके, ठीक है। भले उधर अलाउ हो जाएगा, बट स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा, तो रेम्यूनरेशन पे वापस 37% टैक्स आ जाएगा। तो एक बात बताओ, कंपनी से पैसा जो निकालना है वो डिविडेंड के फॉर्म में निकालोगे। डिविडेंड कंपनी को अलाउबल एक्सपेंडिचर नहीं है, और डिविडेंड आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, तो डबल टैक्सेशन लगेगा। मतलब इधर भी टैक्स भरो और फिर वो डिविडेंड का पैसा निकालो, उस पर वापस टैक्स भरो करके, ठीक है। यहां पे भी टैक्स भरो कंपनी में, और फिर डिविडेंड का पैसा निकालो, उस पर वापस टैक्स भरो। तो ये थोड़ा मेरे को ऐसा दिक्कत लगता है कहीं कहीं पे, जो नॉर्मल ऐसे बिजनेस है जैसे मेरा बिजनेस है। अब मेरा बिजनेस बीबी वर्चुअल में से पैसा मुझे निकालना पड़ता है, मैं इंडिविजुअल हूं, तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं डिविडेंड की तरह पैसा लूंगा कंपनी से, तो उस पर्टिकुलर केस में तो क्या होगा कि भैया वापस डिविडेंड पे मेरे हाथ में टैक्स लग जाएगा। डबल टैक्सेशन है, क्योंकि कंपनी खुद टैक्स भर रही है, उसमें डिविडेंड, और डिविडेंड पे वापस शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल। तो फर्म एक बढ़िया ऑप्शन बचता है, पार्टनरशिप फर्म एलएलपी एक बढ़िया ऑप्शन बचता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म से जो शेयर इन प्रॉफिट मिलता है वो पूरा एग्जेम्प्ट है।
जो शेयर इन प्रॉफिट है वो शेयर इन प्रॉफिट पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जो पार्टनरशिप फर्म ने अगर मान लो 35% टैक्स लग गया, उसके बाद शेयर इन प्रॉफिट जो है वो पूरा पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो हम नॉर्मली ये एडवाइस करते हैं लोगों को कि अगर मान लो आपको पैसे की जरूरत है, एक तो क्या होता है ना भाई, मेरे को इंडिविजुअल पर्सनल पर्पज के लिए पैसे की जरूरत है, तो बेस्ट इज पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म बनाओ, पार्टनरशिप फर्म बनाओ करके, और पार्टनरशिप फर्म से, पार्टनरशिप फर्म में आप पैसा है वो कमाओ, उस पे मैक्सिमम टैक्स कितना लगेगा 35%, और पार्टनर पैसे को ले ले एज इट इज शेयर इन प्रॉफिट करके, एग्जेम्प्ट है उसके हाथ में, मैक्सिमम टैक्स 34.944% लगा। अब आप बोलोगे एक बंदा बोल रहा है तो फिर आपने क्यों नहीं बनाई करके, ठीक है, आपने तो बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड रखी है करके, ठीक है, आपने क्यों नहीं बनाई। मेरी पहले पार्टनरशिप फर्म ही थी बीबी वर्चुअल एज अ पार्टनरशिप फर्म, जब मुझे पैसे की जरूरत थी। अब मुझे जब पैसे की जरूरत थी करके, तब तक वो पार्टनरशिप फर्म थी, जब तक मुझे विड्रॉ करना था पैसा। अब मुझे विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है करके, ठीक है। अब पैसे की विड्रॉ करने की जरूरत नहीं, तो मेरे को ऐसा पिंच करता था कि क्यों मैं 35% टैक्स भरूं। तो ठीक है ना, कंपनी में रहने दो, पैसा कंपनी से निकालना नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे, जितनी जरूरत होगी उतना ही निकालेंगे एज अ रेम्यूनरेशन के फॉर्म में, और रेम्यूनरेशन के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा निकाल देंगे, कंपनी में पार्क करके एक बार पैसा रख लो, क्या फर्क पड़ता है करके, ठीक है। शेयर मार्केट में खुद के नाम पे इन्वेस्ट करने से बेटर है कंपनी के नाम पे इन्वेस्ट कर लो अगर करना है तो। म्यूचुअल फंड कंपनी भी ले सकती है करके, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कुछ कंपनी के नाम पे कर लो। और फिर निकालने के तो बहुत तरीके होते हैं पैसे निकालने के, प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो पैसे निकालने के फिर बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर कैश निकालना है तो किसी से बिल ले लो करके, ठीक है, और बिल लेके और उसको बैंक में ट्रांसफर कर लो, आपको कैश मिल जाएगा। दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं, तो इसके लिए मैंने अभी कंपनी बनाई है, बट इट इज एडवाइजेबल। अगर मैं आपकी बात करूं करके, ठीक है, आपकी बात करूं, अगर किसी क्लाइंट को आप जब एडवाइस करते हो तो जस्ट आस्क हिम कि भाई तेरे को पैसे की जरूरत कितनी है, भाई आपको इंडिविजुअल पैसा कितना निकालना है। अब आपको इंडिविजुअल नाम पे प्रॉपर्टी खरीदनी है, इंडिविजुअल नाम पे आपकी कमिटमेंट है, आपको अगर मान लो हाउसिंग लोन का जो ईएमआई वगैरह जाती है, तो उस पर्टिकुलर केस में फर्म मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिशियल प्रोविजन रहता है कि एक बार 35% टैक्स भर दो, उसके बाद वो पैसा पार्टनर जैसा चाहे वैसे वो निकाल सकता है करके, ठीक है। चलिए, ये बोलता है कि सर डिस्काउंट नहीं देते आप। अरे मेरी बात सुनो, मैं बताऊं ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको ये लगता होगा कि बीबी सर की क्लासेस की फीस ज्यादा है, ऐसा नहीं है करके, ठीक है। मैं 2017 में भी वही फीस थी। 2017 में आई यूज टू चार्ज 25,000 फॉर द डायरेक्ट टैक्स सीए फाइनल का। धीरे 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 प्राइस कम होते होते होते, प्राइस तो कम हो रही है बट बाकी खर्चे हैं वो कितने बढ़ रहे हैं आपको पता है। आपको बाकी खर्चे आप काउंट ही नहीं कर रहे हो करके, बाकी खर्चे इतने बढ़ रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं करके, ठीक है, कि भाई साहब ये जो बुक प्रिंट होके आती है, आपको लगता है पता है एक पेज का कितना 5 रुपीज लगता है। कलर जेरोक्स निकलवाने जाओ करके, ठीक है, तो कलर जेरोक्स निकलवाने जाओगे, ये तुम्हारे कितने 150 180 पेज की बुक है, ये वॉल्यूम 1 है, ऐसी की ऐसी वॉल्यूम फिर आपकी 2 भी आएगी, उसमें भी टोटल 600 700 पेज। आप समझ लो, आप समझो कि 600 पेज मान लो कलर है, मल्टीप्लाई बाय 5 रुपया एक साइड का, ठीक है, तो कितना हुआ 3000, तो एक ही बुक का हो गया। ऐसे का ऐसे कंपाइलर आएगा कलरफुल मान लो 500 पेज का, तो उसका हो गया 3000 रुपया करके, ठीक है, कितना 6000 हो गया। उसके बाद ये वाला आ गया करके, ठीक है, एक साइड का कितना 2 रुपया लेते हैं जेरोक्स का आजकल करके, ठीक, तो ये व्हाइट वाली जो बुक है इसका हो गया कितना 6000, नहीं इसका थोड़ा कम ही कर लेते हैं करके, ठीक है, नहीं तो आप बोलो क्या सर हमको ही बना रहे हो आप, 7500 हो गया। उसके बाद में एनक्रिप्शन का जो कॉस्ट है करके, जो एनक्रिप्शन जो लेक्चर आप देख रहे हो उसका बिल आता है, उसमें वो ले लेता है 1000 रुपए के करीब, ये हो गया करके, ठीक है। उसके बाद कुरियर का चार्जेस हो गया, और कुरियर के चार्जेस के बाद में स्टाफ का सैलरी हो गया, आपको 2000 और देने हैं, ठीक है, आपको 2000 रुपए और देने हैं, आपको मेल आ जाएगा करके, ठीक है, कि जस्ट पे द 2000 मोर, ठीक है, तो वैसा हो जाएगा। भाई साहब कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है, कुरियर की कॉस्ट कितनी हुई है पता है तुमको भाई साहब, क्या बताऊं मैं आपको, आपको नुकसान में हो फिर सच्ची 2000 और देना है आपको। चलो जोक्स अपार्ट, तो अपन बात करते हैं। अपन जो है वो बात कर रहे थे किसकी, टैक्स रेट की। बोलता है आप इतना प्रूफ मत दो, हमको पता है, ठीक है। चलो, चलिए डन। अब अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और अपन बात कर रहे थे ये तुम्हारा कंपनी का टैक्स रेट हुआ, उसके बाद पार्टनरशिप फर्म का। अब एक बात समझना, एक तुम्हारी कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है। अब आप बोलोगे कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट क्या है, दैट इज द लास्ट पार्ट। तो मैं बात करूं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली एओपी बीओआई पे आती है, एओपी बीओआई में ही इसको लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को।
ये बोलता है जान मांग ली होती, जान मांग ले दे देते, आपने मांग के भी क्या 2000 मांगे करके, ठीक है, सच बोल रहा हूं, मैं भी यही बोल रहा हूं करके, ठीक है, तुम मांग के भी ब्रेक मांगते हो, जान मांग लेते। चलो इधर देखो, तो देखो मांग के भी डिस्काउंट मांगा, ये भगवान, ठीक है, कुछ और मांग लिया होता मैं दे देता। हाँ, एक बात समझना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एओपी बीओआई जैसे ही होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट क्या होता है, तो देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्लैब रेट से टैक्स लगता है, बट इसका स्लैब रेट थोड़ा ऐसे अटपटा है। अटपटा मतलब बोलो ये क्या स्लैब रेट है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर टोटल इनकम है, अगर एनटीआई है वो अप टू 10,000 है, 10,000 रुपए तक एनटीआई है, तो उस पर टैक्स लगेगा 10% की रेट से। अगर मान लो उसकी एनटीआई 10,000 से ज्यादा है एंड अप टू 20,000 है, तो उस पर टैक्स लगेगा 20% की रेट से। और बेटा 20,000 से ज्यादा है तो उस पर टैक्स लगेगा 30% की रेट से। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में एनटीआई अप टू 10,000 है 10%, 10,000 से 20,000 है 20%, 20,000 से ज्यादा है तो 30% की रेट से सरचार्ज सॉरी टैक्स लगेगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10,000 है 10%, 10,000 टू 20,000, 20%, 20,000 से ज्यादा है तो 30% की रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन सरचार्ज लगेगा, आंसर इज यस। सरचार्ज कैसे लगेगा, जैसे डोमेस्टिक कंपनी के केस में लगता है। नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है अप टू 10 करोड़ है, 1 करोड़ से ज्यादा है अप टू 10 करोड़ है तो आपका 7%, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपका 12% की रेट से सरचार्ज लगेगा। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपको 4% की रेट से लगेगा, किसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में करके, ठीक है। चलिए, तो आप एक काम करिए, आपकी बुक में जो पेज नंबर 4 पे दे रखा है फॉर ये डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट, फॉर्म एलएलपी का टैक्स रेट और उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट, एक बार आप इसको टैक्स रेट को देख लीजिए, बस एक बार आप इसको टैक्स रेट को देख लीजिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में भी कोई ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम है, बाद में देखेंगे। चलो, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक अलग ही टॉपिक आएगा आगे जाके, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, उसकी इनकम कैसे होती है, क्या होती है करके, वो आएगा सब। चलो चलो, अब एक बात समझना, बुक ही नहीं आई, क्या बात कर रहे हो यार, सच्ची यार, बुक्स नहीं मिले ना, मैं बोल रहा मतलब 1 महीने से बोल रहा था एडमिशन ले लो एडमिशन ले लो करके, ठीक है। ये बच्चे एडमिशन, ये पता है ना, वो अपन लाइट बिल भी तो इंडिया वाले लास्ट डेट पे भरते हैं, वैसा वाला एडमिशन ही लास्ट डे पे लिया होगा करके, ठीक है, अदरवाइज तो बुक हमने डिस्पैच कर ली थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाएगी, जिनकी बुक नहीं है आइए आ जाएगी। चलिए, तो आपकी बुक में ये यहां पे दे रखा है टैक्स रेट, ये तुम्हारा कंपनी वाला हो गया, ये तुम्हारा फर्म एलएलपी वाला हो गया, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला हो गया। उसके बाद आपको दे रखा है यहां पे कॉन्सेप्ट मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ अपन कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं करेंगे। मार्जिनल रिलीफ है वो हम कल डिस्कस करेंगे, मार्जिनल रिलीफ है वो हम कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज अपन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैंने 87A का एक रिबेट दे रखा है। ए इधर देखो इधर देखो इधर देखो, सब लोग इधर देखो। सर एक बात बताओ, आप तो क्या बोल रहे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में एससी मतलब सरचार्ज, सरचार्ज सरचार्ज जैसा डोमेस्टिक कंपनी में लगता है वैसा ही। चलो, क्या बोलते हो, इधर इधर देखो इधर देखो इधर देखो मेरी तरफ देखो। ये आपको पता है, आपने ऐसे सुना होगा बहुत बार कि सर हमको 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता, 5 लाख तक अगर आप कमाते हो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। और इस बार तो बजट में पता नहीं क्या क्या कंफ्यूजन क्रिएट किया है ना, मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा वो। बट आपने ये सुना होगा कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। और इस बार तो आपने ये भी सुना होगा अगर 7 लाख तक है तो भी टैक्स नहीं लगता। ये क्या है, कैसे है, वो अपन समझेंगे करके, ठीक है। चलिए आप मेरी तरफ देखिए, पहले मैंने यहां पे तो आपको पढ़ाते टाइम क्या बताया, इंडिविजुअल के केस में स्लैब रेट क्या होती है, 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, 2,50,000 से लेके 5 लाख तक 5% है, फिर 5 लाख से लेके और 10 लाख 20% है, मोर देन 10 लाख 30% है। अब एक चीज समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये क्या होता है इधर देखना, एक 87A का एक रिबेट आता है, और ये रिबेट क्या बोलता है बताए, कि अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है और रेजिडेंट इंडिविजुअल का जो नेट टैक्सेबल इनकम है, नेट टैक्सेबल इनकम वो अप टू 5 लाख है, नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख।
मींस टोटल इनकम है वो 5 लाख तक है, 5 लाख या उससे कम है, नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख है। नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख है, तो जो भी उसका टैक्स आएगा ना, उस टैक्स में से उसको रिबेट मिल जाएगा कितना पता है? जो भी टैक्स का अमाउंट या 12,500 विच एवर इज लोअर, जो भी टैक्स का अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर का उसको रिबेट मिल जाएगा, और बाकी वाला टैक्स है उस पे फिर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे। तो देखो पहली चीज तो 87A का रिबेट किसको मिलता है? 87A का रिबेट है वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है। इसका मतलब HUF, AOP, BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन को नहीं मिलता, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है, और वो भी रेजिडेंट होना चाहिए। इंडिविजुअल को मिलता है और वो भी रेजिडेंट होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट है तो नहीं मिलेगा, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा। कंडीशन क्या है? पहली है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन उसका नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख होना चाहिए, 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो भी टैक्स आएगा और 12,500 विच एवर इज लोअर का रिबेट मिल जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं करके, ठीक है, और ये एग्जांपल एकदम सच वाला एग्जांपल है। एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी करके, ठीक है, और मेरी जो एज है दैट इज 33 ईयर्स करके, 33 ईयर्स, और बेटा यहां पे मेरी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो मान लो 4,40,000 है, कोई स्पेशल इनकम नहीं है, नेट टैक्सेबल इनकम 4,40,000 है। तो मुझे बताओ 4,40,000 पे टैक्स कितना आएगा? तो 4,40,000 पे टैक्स जो है वो 4,40,000 पे टैक्स, 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 190 बचा, उस पे 5% कितना है? 9,500। तो 9,500 का टैक्स आया। अब मुझे रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब मुझे रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मिलेगा, क्योंकि देखो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख है, तो यहां पे रिबेट मिलेगा। रिबेट कितना मिलेगा? टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो टैक्स अमाउंट मेरा कितना है? यहां पे टैक्स अमाउंट 9,500 और 12,500, तो 9,500 का रिबेट मिला, कुछ भी टैक्स नहीं लगा, यहां पे कुछ भी टैक्स नहीं लगा। इसके लिए बोलते हैं ना 5 लाख तक की इनकम है तो टैक्स नहीं लगता। लेकिन एक बात बताओ सर, एक बात बताओ, यहां पे ऐसा लॉ मेकर्स ने क्यों लिखा कि आपका ये टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर को लेस करिए करके, ठीक है, विच एवर इज लोअर है उसको लेस करिए, उतने का रिबेट मिलेगा। सर ये तो हमेशा उतना ही आएगा ना। अगर मान लो टोटल इनकम 5 लाख है तो ये कभी भी 5 लाख, अगर टोटल इनकम एग्जैक्ट 5 लाख है तो कितना? 12,500 आएगा, 12,500 आएगा। तो 12,500 तो रिबेट भी 12,500। ऐसा इन्होंने क्यों लिखा रिबेट में कि आपको टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर, ऐसा क्यों लिखा? इनको तो ऐसा लिखना चाहिए था कि 5 लाख तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लिखा। रीजन इसका बताता हूं। मान लो मेरा नेट टैक्सेबल इनकम 440 है, और ये 440 सिर्फ एलटीसीजी है 112 वाला, एलटीसीजी 112 वाला। एलटीसीजी 112 पे कौन सी रेट से टैक्स लगता है? एलटीसीजी 112 पे कौन सी रेट से टैक्स लगता है? 20% से, और उसमें भी आपको बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट मिलता है, मैं कैपिटल गेन में पढ़ाऊंगा। तो एक बात बताओ, 250 पे मुझे बेसिक एग्जामिशन मिल गया, बाकी कितना बचा? तो 440 माइनस 250, तो बाकी बचा 190, और 190 पे बाबू 20% की रेट से टैक्स कितना लगा? तो 20% की रेट से 38,000 टैक्स आ गया भाई, 38,000 टैक्स आ गया। तो 38,000 टैक्स आ गया, तो मुझे एक बात बताइए, टैक्स यहां पे कितना? 38,000। तो रिबेट क्या पूरा 38,000 का मिलेगा? नहीं, रिबेट मिलेगा 38,000 और 12,500 लोअर। तो यहां पे बेटा 12,500 का रिबेट मिल जाएगा, और बाकी वाला अमाउंट है वो मुझे पे करना पड़ेगा। तो 12,500 का रिबेट आ गया, तो माइनस 12,500, और जो बचा 25,500, तो 25,500 में फिर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर लीजिए, फिर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसमें ऐड कर लीजिए। अब यहां पे एक और चीज समझना, आप मुझे बोलेंगे कि सर ये जो रिबेट है 87A का, आप बोल रहे हैं कि अगर एनटीआई अप टू 5 लाख है तो ही मिलेगा, और बेटा रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा, टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। क्या सर ये ऑल टाइप ऑफ इनकम पे मिलेगा? मतलब कोई भी इनकम हो, कोई भी इनकम हो, तो क्या हर टाइप की इनकम पे आप ये रिबेट ले सकते हैं? आंसर इज यस, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन आगे जाके पढ़ाऊंगा। जो मैं आपको एलटीसीजी 112A वाला होता है ना, जो शेयर मार्केट वाला, जो एलटीसीजी 112A वाला होता है, उसके सामने ये रिबेट नहीं मिलता।
एलटीसीजी 112ए वाला होता है उसके सामने ये रिबेट नहीं मिलता। एलटीसीजी 112ए को छोड़ के बाकी कोई भी इनकम है उसके सामने ये रिबेट मिलेगा। एलटीसीजी 112ए को छोड़ के, एलटीसीजी 112ए को छोड़ के बाकी कोई भी स्पेशल रेट का इनकम है उसके सामने ये रिबेट मिलेगा। बाकी किसी भी स्पेशल रेट की, बाकी किसी भी स्पेशल रेट के सामने ये रिबेट मिलेगा। एलटीसीजी 112ए पे टैक्स आएगा, उस पे ये रिबेट नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे इंटरेस्टिंग चीज एक और आती है कि सर एक बात बताओ, अगर कोई बंदा ऐसा है, अगर कोई बंदा ऐसा है, अगर कोई बंदा ऐसा है, जैसे मान लो मैं मेरी बात करता हूं, मेरी इनकम जो है वो बाय किसी भी वजह से 5,02,000 हो गई, 5,02,000 हो गई। अब एक बात बताओ, 5 लाख, हाँ, 5,02,000 हो गई मेरी इनकम, 5,02,000, तो टैक्स कितना आएगा? तो ये बताओ ना टैक्स कितना आएगा? तो 12,500 आया, 12,500 आया 5 लाख तक, और 2,000 पे 20% कितना आया रे? प्लस 12,500, तो इट्स कम्स टू 12,900। तो मेरा टैक्स 12,900 आया। अब बताइए मुझे रिबेट मिलेगी या नहीं? यहां पे मेरी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो 5,02,000 है, क्या मुझे रिबेट मिलेगी? आंसर इज ना बबुआ, नहीं मिलेगी रिबेट। यहां रिबेट नहीं मिलेगी। रिबेट तभी मिलती करके, ठीक है, रिबेट तभी मिलती जब मेरा नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख था। यहां पे नेट टैक्सेबल इनकम है वो 5,02,000 है, दैट इज मोर देन 5 लाख करके, ठीक है। तो यहां पे आपको रिबेट नहीं मिलेगी, मींस नो रिबेट। 12,900 आपका टैक्स प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और कर दो 4% करके, ठीक है। तो 4% आपने इसमें और जोड़ दिया तो आपको कितना आया? 13,416 आई थिंक। 12,900 प्लस 4%, इट्स 13,416। इतना गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा? आंसर इज यस, इसका इतना गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। क्या सर यहां पे कोई मार्जिनल रिलीफ है क्या? इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या मार्जिनल रिलीफ है क्या कि भाई मेरी इनकम तो 2,000 से बढ़ी, क्योंकि 5 लाख तक अगर इनकम होती तो मुझे कोई टैक्स नहीं लगता। इनकम 2,000 बढ़ी बट उसके सामने टैक्स कितना बढ़ गया? 13,416। क्या यहां पे कोई मार्जिनल रिलीफ है क्या? आंसर इज नो, यहां कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं है। यहां पे कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि भैया आपको 13,416 का टैक्स भरना पड़ेगा। बट अब कुछ वाले जो ज्ञान वाले लोग हैं वो बोलेंगे सर इस बार के बजट में हमने तो सुना था, इस वाले बजट में हमने तो सुना था कि भाई इस पे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लाया है। वो 87A में लाया है, लेकिन वो किसके लिए लाया है पता है? जो 115 बीएससी लेते हैं उसके लिए। 115 बीएससी के लिए ये 5 लाख का बढ़ा के और 7 लाख कर दिया है करके, ठीक है। और बेटा वहां पे ये 12,500 को भी चेंज कर दिया है, बट वो 115 बीएससी वालों के लिए है। जब मैं 115 बीएससी बताऊंगा तब आपको वो वाली चीज समझ में आएगी। अभी के लिए आप ये समझे कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं है। अभी के लिए आप ये समझिए कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं है। अगर 2,000 रुपया इनकम बढ़ा है तो बेटा ये टैक्स है वो आएगा ही आएगा। चलो मैं 1 मिनट में आपको फ्री कर रहा हूं करके, ठीक है। आप सीधा आ जाइए 87A की रिबेट पे, और ये आपको दे रखी है ऑन द पेज नंबर 9 पे, और सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको फ्री कर रहा हूं, ठीक है। फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम अप टू 5 लाख रुपीज, 100% of tax payable or 12,500 whichever is lower is a marginal relief. This rebate shall be reduced before adding the health and education cess, ठीक है। rebate under section 87A is available again all type of income except LTCG 112A। किसी ने बोला विनिंग का इनकम है तो भी क्या ये मिलेगा? आंसर इज यस, विनिंग के सामने भी मिलेगा, कहीं मना नहीं कर रखा। अब आईसीआई भी इसको लेके कंफ्यूज है करके, ठीक है, बट कहीं पे मना नहीं कर रखा तो फिर भैया विनिंग के सामने भी ये रिबेट ले सकते हो, कहां ही मना कर रखा है। उसके बाद मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट नॉट एप्लीकेबल ऑन रिबेट एक्सेप्ट व्हेन एसएससी ऑप्टेड 115 बीएससी। 115 बीएससी के साथ में वो बता दूंगा। रिबेट अंडर सेक्शन 115 बीएससी कैसे मिलेगा वो मैंने 115 बीएससी के साथ में ही कवर किया है, तो 115 बीएससी जब मैं बताऊंगा उसके साथ में वो बाकी वाला बता दूंगा। ये 2 एग्जांपल मैंने दे रखे हैं, ये 2 एग्जांपल को आप समझोगे आपको समझ में आ जाए गा करके। आज अपन यहीं पे रुकेंगे, कल अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैं पहले पार्ट में आपको क्या सिखाऊंगा, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है वो अपन लेंगे सरचार्ज वाले के केस में। और जैसे ही मार्जिनल रिलीफ कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही मार्जिनल रिलीफ कंसेप्ट कंप्लीट होता है उसके बाद मैं आपको दूसरे टॉपिक पे मूव कराऊंगा। मैं कैपिटल गेन कल से चालू करूंगा आफ्टर ब्रेक करके, कैपिटल गेन मैं चालू करूंगा आफ्टर ब्रेक। आप बोलोगे कैपिटल गेन बाकी ये ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम में अभी नहीं पढ़ाऊंगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे यहाँ पे ये दे रखा है ये सेक्शन नहीं मिलेंगे, 10AA एडिशनल डेप्रिसिएशन 33AB, ये आपको पता ही नहीं ये होता क्या है। तो बेटर है कि पहले मैं आपको पीजीबीपी कंप्लीट करवाऊंगा, फिर मैं ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम पे आपको लेके आऊंगा। तो कल का लेक्चर कैसे रहेगा? इनिशियल पार्ट में आई विल कंप्लीट द मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट,
जो अपना इस पार्ट का बाकी बचा है यहां पे वो अपन पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में मैं सीधा कैपिटल गेन पे मूव कर जाऊंगा। ठीक है, चलिए थैंक्स अलॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है। आप जितना पढ़ाया है आज उतना आप रिवाइज करके आइए, जितना पढ़ाया है उतना रिवाइज करके आइए और उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स अलॉट, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।